नीट यूजी के 1563 छात्रों का री एग्जाम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। ग्रेस मार्क्स मिले बच्चों को री एग्जाम देना होगा, ये निर्देश जारी किए गए थे। आज ये एग्जाम होना है। 6 सेंटर्स पर एक ही शिफ्ट में ये परीक्षा कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। 30 जून को आएगा नीट यूजी का रिजल्ट, यानी जो आज परीक्षा हो रही है उन तमाम छात्रों की, 1563 छात्रों की जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उसका रिजल्ट 30 जून को आ जाएगा। देश में नीट परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे छात्र परीक्षा रद्द करने पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच उन छात्रों की आज परीक्षा हो रही है जिन्हें एनटी ने ग्रेस मार्क्स दिए थे। नीट यूजी के लिए 1563 बच्चे आज फिर से परीक्षा दे रहे हैं। ग्रेस मार्क्स देने के बाद पूरे देश में छात्रों ने हंगामा किया और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से परीक्षा देने को कहा गया था। नीट यूजी का री एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगा। एग्जाम सेंटर पर एनटी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। नीट यूजी की परीक्षा 6 शहरों में आयोजित की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा के लिए 6 नए सेंटर्स बनाए गए हैं। एनटीए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नीट यूजी के री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा। दरअसल नीट 2024 का आयोजन 5 मई को किया गया था और 4 जून 2024 को परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन पेपर लीक के आरोपों से जुड़े विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 1563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा लेने का निर्देश दिया। उसके बाद सरकार ने इन बच्चों का दोबारा से परीक्षा कराने का ऐलान किया था। वहीं हरियाणा के झज्जर में एग्जाम देने पहुंचे छात्रों के परिजनों से बात की हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने। हरियाणा के झज्जर में नीट यूजी की फिर से आज परीक्षा हो रही है और आज तमाम बच्चे भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, उनके पेरेंट्स भी पहुंच रहे हैं। ये परीक्षा दोबारा होने के बाद कितनी परेशानी पेरेंट्स के लिए है, हम बातचीत करेंगे। आपके बच्चे भी एग्ज़ाम देने के लिए आए? मेरे बच्चे पिछली बार जो सेंटर पड़ा था उसमें क्या दिक्कत है? उस पर ये दिक्कत हुई थी, शुरू में इनको 2 क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे। तो क्वेश्चन पेपर देने के बाद वो कन्फ्यूज हो गई। आधा घंटा उनका ऐसे आधा पौना घंटा ख़राब हो गया। फिर क्वेश्चन पेपर दूसरा बदल के दे दिया। तो उसमें क्या है कि वो मेंटली डिस्टर्ब रही हो, पेपर पूरी अच्छी से कर नहीं पाई थी। जो ग्रेस मार्क्स वाला इशू हुआ है हरियाणा में सबसे ज़्यादा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ियाँ भी थी। गड़बड़ियाँ तो जरूर मिलेंगी, क्योंकि ये तो पूरे देश से ही हो रहा है। तो ये पेपर पूरा ही कैंसिल होना चाहिए था हमारे हिसाब से तो। और ये 10 दिन का जो टाइम दिया, उसमें जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट एक महीने पहले आ चुका है, वो पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर 10 दिन में क्या करना होता है बताओ? 2 साल की पढ़ाई फिर दोबारा से 10 दिन में करनी पड़ी। बच्चों को दिन रात पढ़ना पड़ा। ये एक परेशानी का सवाल है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। ये कोर्ट को सोचना चाहिए था ना, ये 10 दिन का टाइम दे दिया। 10 दिन में क्या होता है ये बताओ? नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में जांच तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंच गई है बिहार पुलिस। स्कूल के प्रिंसिपल से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने जांच की है। ओएसिस स्कूल से पेपर लीक का शक है। और झारखंड के हजारीबाग के उसी ओएसिस स्कूल में टीवी9 रिपोर्टर राजकुमार गिरी पहुंचे। उनकी एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। नीट पेपर लीक मामले पे जांच की आज हजारीबाग तक आ पहुंची है। बिहार के अपराध शाखा की टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हजारीबाग पहुंची, चूँकि यहाँ भी 5 सेंटरों पे एग्ज़ाम होना था। और उसी में ये जो मेरे ठीक पीछे जो स्कूल दिख रही है ओएसिस स्कूल है। इस स्कूल का नाम आता है कि यहाँ पे पेपर लीक का तार तो कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। इसको लेकर के यहाँ पे जांच टीम आती है और यहाँ के प्रिंसिपल एहसानुल हक से बातचीत करती है। पूछताछ के बाद यहाँ से टीम चली गई है। वो ये भी देख रहे हैं कि जो रांची से जो पेपर यहाँ पे आया है वो किन किन कड़ियों के द्वारा यहाँ तक पहुँचा है और कहाँ पे जा कर के पेपर निकला है। इसी कड़ी में जो टीम आई हुई है वो टीम यहाँ क्वेश्चन पेपर जो बैंक में जो रखाया था वहाँ बैंक में भी जा कर के वो वहाँ पे भी जांच पड़ताल की है और आगे जो तार लगातार जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कहीं पेपर लीक जो मामला हुआ है
वो हजारीबाग के इस स्कूल की भी संलिप्तता है कि नहीं। फिलहाल अभी किसी की भी गिरफ्तारी और किसी को भी हिरासत में लेने की बात नहीं आई है। आपको बता दें कि जो हमने जो इन लोगों से बात करने की जो कोशिश की है, तो इन्होंने साफ मना किया कि हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, चूँकि जो जांच एजेंसी है उनके द्वारा साफ निर्देश दिया गया था कि आप मीडिया से किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं करेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या पता चला है। संजीव मुखिया के पास सबसे पहले पेपर आया। मुखिया ने भांजे राकेश उर्फ रॉकी को पेपर भेजा। राकेश ने रांची के एक डॉक्टर के पास यह पेपर भेजा। इसके बाद 10 डॉक्टर्स की टीम ने पेपर को बाकायदा सॉल्व किया। पेपर का उत्तर तैयार कर रॉकी के पास वापस भेजा गया। रॉकी ने फिर वो सवाल जवाब चिंटू के पास भेजा। चिंटू ने पिंटू को प्रिंट निकालने के लिए दिया। फिर सभी प्रिंट आउट सेफ हाउस पहुंचाए गए। इस तरह से ये पूरा कांड अंजाम दिया गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। नीट पेपर लीक की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आरोपियों के तार जुड़ते जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सिकंदर कुमार यादवेंदु रांची कनेक्शन सामने आया। बताया जा रहा है कि रांची के हरमू में उसके बेटे की एक दुकान है। बताया जा रहा है कि भारत माता चौक के नजदीक इन्फिनिटी स्पोर्ट्स की दुकान उसके बेटे होमी आनंद की है। झारखंड के हजारीबाग में भी पुलिस की टीम नीट पेपर लीक से जुड़े आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार पुलिस की 5 सदस्यीय टीम हजारीबाग पहुंची। पुलिस लोसिंगा थाना क्षेत्र स्थित सेंटर पहुंची। पुलिस ने प्रबंधक सहित स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ की। इस मामले में जब हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय से बात की तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक की कोई जानकारी नहीं है। कुछ जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न सूत्रों से और मीडिया के ही माध्यम से, तो इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे। बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। अभी हमें इसके बारे में आधिकारिक रूप में या किसी भी स्तर से किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। और अगली बड़ी खबर पटना नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। गिरफ्तार सॉल्वर गैंग का हो सकता है नार्को टेस्ट। ब्रेन मैपिंग की संभावना पर भी ईओयू इस वक्त विचार कर रही है। पेपर लीक का सोर्स पता करने के लिए ये तमाम टेस्ट कराए जा सकते हैं। हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक के होने का शक जताया जा रहा है। सरकार ने नीट पेपर लीक की जांच को तेज कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपी अभी भी राज नहीं खोल रहे। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इन वैज्ञानिक परीक्षणों से जांचकर्ताओं को कुछ नए सुराग मिल सकते हैं। पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ था। जांच में अभी तक ये पता नहीं लगा है कि पेपर लीक झारखंड के हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र से हुआ था या पेपर ले जाते समय रास्ते में हुआ। एसआईटी टीम उस ट्रांसपोर्टर की तलाश कर रही है जिसे पेपर पहुंचाने का जिम्मा मिला था। पुलिस देवघर से गिरफ्तार संजीव मुखिया गिरोह के 6 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले संजीव मुखिया के पास पेपर आया था। संजीव मुखिया ने अपने भांजे राकेश उर्फ रॉकी को पेपर भेजा। 10 सॉल्वर्स की टीम ने प्रश्न पत्र सॉल्व करके वापस राकेश को भेजा। चिंटू ने पिंटू को उसका प्रिंट निकालने के लिए दिया। प्रिंट निकालकर सॉल्वर गैंग ने पटना सेफ हाउस तक पहुंचाया। और देखिए एक और बड़ी खबर है। नीट यूजी पेपर लीक की सीबीआई ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी सीबीआई। एनटीए के अधिकारियों से भी संपर्क करेगी सीबीआई। राज्यों में सीबीआई की ब्रांच जांच में जुटी हुई है। नीट पेपर लीक पर देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। यूजीसी नेट एग्जाम के मामले में शिक्षा विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अब शिक्षा मंत्रालय ने लिखित तौर पर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंप दिया है। बहुत जल्द सीबीआई नीट मामले में भी एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। देश में अलग अलग कई राज्यों में मौजूद सीबीआई जांच में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ करेगी। एनटीए अधिकारियों से भी संपर्क कर सकती है सीबीआई। बिहार और गुजरात में दर्ज हो चुके मामले को टेक ओवर कर एक नया केस दर्ज करेगी। सीबीआई को कई दिन पहले ही नीट एग्जाम पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए कह दिया गया था। कई राज्यों में शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने सीबीआई से जांच का फैसला लिया है। सीबीआई की टीम अब इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच करेगी, हर तार को जोड़ने की कोशिश करेगी।
और इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया। प्रदीप सिंह खरोला बने एनटीए के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए डीजी। कर्नाटक काडर के आईएएस रहे हैं प्रदीप सिंह खरोला। नीट परीक्षा के गुनहगारों को सरकार किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई करते हुए एनटीए के डीजी को हटाकर नया डीजी बनाया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा था पेपर लीक का सच सामने आएगा। इसके लिए 7 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा छात्रों से अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार ने नीट नेट यूजीसी की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीवी9 से बातचीत में और क्या कहा था, आइए सुनते हैं। अभी ये घटनाक्रम में एनटीए की जो भी कोई व्यक्ति होगा संश्लिष्ट होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एनटीए के बाहर भी कोई होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक आरोपी से पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक छात्र से सीबीआई ने 6 घंटे तक पूछताछ की। नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जांच तेज हो गई है। जांच एजेंसियां आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। नेट पेपर लीक का तार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भी जुड़ गया है। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम कुशीनगर पहुंची हुई है। सीबीआई की टीम ने पडरौना पुलिस थाने में निखिल सोनी नाम के एक छात्र से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआई ने निखिल को ये कहकर छोड़ दिया कि जरूरत पड़ने पर उसे फिर से बुला सकती है। बुलाया, पूछताछ चल रही, क्या है मामला और क्यों सीबीआई? मामले के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सीबीआई आई, हमसे बोली अपने बच्चे को बुलाओ, तो हमने बुलाया बच्चे को। तो बोली कि कोतवाली भेजो, पूछताछ करनी है कुछ, तो हमने कोतवाली जगह सुपुर्द कर दिया। पूछताछ चल रही। सीबीआई की टीम को कुशीनगर में 2 संदिग्धों के होने की जानकारी मिली थी। मामला सामने आने के बाद से एक युवक फरार है, जबकि दूसरे से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई की टीम अभी भी कुशीनगर में मौजूद है। आपको बता दें कि टेलीग्राम पर यूजीसी नेट संबंधित कंटेंट शेयर करने की बात सामने आने के बाद एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। और नीट पेपर लीक मामले में बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद अब मामले के तार महाराष्ट्र से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को महाराष्ट्र के लातूर से हिरासत में लेकर पूछताछ की है। नीट पेपर लीक मामले में देश के कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार के बाद अब नीट पेपर लीक के तार महाराष्ट्र से भी जुड़ गए हैं। नांदेड़ एटीएस ने लातूर में निजी कोचिंग चलाने वाले 2 शिक्षकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। कई घंटों तक पूछताछ के बाद एटीएस ने दोनों शिक्षकों को फिलहाल छोड़ दिया है। एटीएस ने जिन 2 शिक्षकों से पूछताछ की वो जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक हैं। ये दोनों लातूर में प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाते हैं। एटीएस की टीम ने जिन शिक्षकों से पूछताछ की उनके नाम संजय यादव और जलील पठान हैं। संजय चाकूर के रहने वाले हैं, जबकि जलील पठान लातूर के पास कातपुर में एक जिला परिषद स्कूल में शिक्षक हैं। आपको बता दें कि लातूर में नीट की तैयारी के लिए हर साल हजारों छात्र आते हैं और निजी संस्थानों में कोचिंग लेते हैं। जांच एजेंसियों का शक है कि पेपर लीक के तार यहां से भी जुड़े हो सकते हैं। एटीएस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। और खबर बिहार से है। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देखिए रिपोर्ट। पटना में अज्ञात बदमाशों ने आज सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को बदमाशों ने पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के जल्ला रोड पर अंजाम दिया। मृतक प्रॉपर्टी डीलर की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर के सीने, सिर और गर्दन में गोलियां मारी हैं। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर टहलते हुए नजर आ रहा है। तभी 2 लोग आते हैं और प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक जमीन से जुड़े विवाद को लेकर यह हत्या की गई है।
घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना पुलिस के मुताबिक मामले में जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चिमनबाग चौराहे में मोनू कल्याण की हत्या कर दी गई। पड़ोस के रहने वाले पीयूष और अर्जुन पर हत्या का आरोप है। आरोपियों ने मोनू के सीने पर गोली मारी। पकड़ने की कोशिश कर रहे युवक पर भी फायरिंग की गई। इंदौर में शनिवार रात बीजेपी नेता की हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। शहर के चिमनबाग चौराहे पर बीजेपी नेता मोनू कल्याण की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौका वारदात का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ने का दावा किया है। वारदात के बाद मृतक मोनू कल्याण के समर्थकों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की। देर रात मोनू कल्याण जो युवा मोर्चे के पदाधिकारी थे, उनके साथ में 2 लोगों के द्वारा ऐसी हरकत की गई है जिसमें से गन शॉट से उनकी मृत्यु हुई है और आरोपी लगभग क्लियर हो चुके हैं और उनकी पतासरी की टीम रवाना है हमारी। कितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? 2 लोगों के नाम सामने आए हुए हैं और वो अर्जुन और एक अन्य व्यक्ति है, तो उन दोनों के लिए तलाश जारी है। और बिहार में एक हफ्ते में तीसरा पुल गिरा है। मोतिहारी में बनने के अगले ही दिन एक पुल भरभरा कर गिर गया। 1.5 करोड़ की लागत से यह पुल बनाया जा रहा था। लगभग 40 फीट का पुल बन रहा था। अमवा से चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क पर यह पुल बनाया जा रहा था, जो कि भरभरा कर गिर गया। ग्रामीणों का आरोप है कि खराब मटेरियल का इस पुल को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। यही वजह है कि यह पुल गिर गया है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक हफ्ते के अंदर तीसरा पुल ढह गया है। अररिया और सिवान के बाद आज मोतिहारी में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। ये पुल पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के घोड़ासहन ब्लॉक में चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क पर बन रहा था। ग्रामीणों की माने तो रात के अंधेरे में पुल की ढलाई की जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। आरोप है कि सीमेंट और बालू का सही मिश्रण न होने की वजह से और ढलाई के लिए लगाए गए सेटरिंग के पाइप के कमजोर होने की वजह से हादसा हुआ। निर्माण तो हो गया, लगभग 2 महीने हुआ 2 महीने हो रहा था। ढलाई का काम कब चल रहा था? ढलाई का काम कल चल रहा था शाम से, और रात को 12 बज गया। 12 बजे के बाद में पुल गिर गया। रात में तो ये लोग छड़ बांधते हैं, ढलाई काम है। सारा काम रात में हुआ है। देखिए ना, पिलर सोजट 13 लौक रहा है। जो नीचा से अपना सपोर्ट नहीं देखे, चेक नहीं किए, वजन का उसको अनुमान नहीं लगा, ये माल डलाया, उसके बाद गिर गया। इससे पहले कल सिवान में भी पुल गिरने की घटना सामने आई थी। यहाँ महाराजगंज दरोंदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल ताश के पत्तों की तरह गिर गया था। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले एक हफ्ते में 3 पुल गिरे हैं। 18 जून को देखिए, अररिया बकरा नदी पर यह पुल बना था, जो कि भरभरा कर गिर गया। दूसरी तस्वीर 22 जून की है, जहां पर सिवान गंडक नहर के ऊपर बना था पुल और वो भी गिर गया। और तीसरी तस्वीर 23 जून, मोतिहारी, ढलाई के अगले दिन ही यह पुल गिर गया। और ये 3 तस्वीरें बता रही है कि बिहार में कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, किस तरह से ठेकेदार मनमानी करते हैं और भ्रष्टाचार की भेंट ये तमाम प्रोजेक्ट्स चढ़ गए। और चलिए अब आपको एक आंकड़े के जरिए बताते हैं कि आखिर बिहार में कब कब पुल गिरे हैं। देखिए, 23 जून की तारीख जब मोतिहारी में 2 करोड़ की लागत से जो पुल बना था वो धराशायी हो गया। इसके अलावा 22 जून की बात की जाए तो सिवान में गंडक नहर पर बना हुआ पुल ध्वस्त हुआ। कुछ ही दिन पहले इसकी मरम्मत की गई थी। 18 जून अररिया की बात करें तो 12 करोड़ की लागत से जो पुल बना था वो गिर गया, धराशायी हो गया। 22 मार्च सुपौल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1200 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था, लेकिन ये पुल गिर गया। 4 जून 2023 भागलपुर की बात है, गंगा नदी पर 1710 करोड़ की लागत से पुल बन रहा था। 19 मार्च 2023 सारण में क्या हुआ, अंग्रेजों के जमाने का जो पुल है वो ढह गया। 19 फरवरी 2023 पटना सरमेरा 4 लेन निर्माणाधीन पुल गिर गया।
और बात मुंबई की करते हैं। मुंबई से सटे ठाणे के डोंबिवली में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। बिल्डिंग की 4थी मंजिल से एक महिला कूद गई। महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है, अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला के कूदने का शक बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये दिल दहला देने वाला वीडियो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके से सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि एक महिला कुछ पल की बहस के बाद एक इमारत की 4थी मंजिल से कूद गई। वीडियो में दिख रहा है कि महिला चिल्ला रही है। महिला के बगल में एक पुरुष भी खड़ा दिखाई दे रहा था, जो शायद महिला को कूदने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वीडियो में बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि महिला गंभीर रूप से घायल है, उसे मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। फिलहाल उसका इलाज जारी है। मामले में पुलिस का यह भी कहना है कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि खुदकुशी की कोशिश करने वाली महिला घरेलू कलह से परेशान थी। इसी वजह से उसने 4 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस और भी पहलुओं के आधार पर मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। और मुंबई से बौद्ध का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जहां पर एक ड्राइवर की गलती ने एक महिला की जान ले ली। मुंबई में कांदिवली के पोईसर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। घटना 21 जून की है। पोईसर इलाके में एक लर्नर ड्राइवर ने कार के सामने से गुजर रहे लोगों को देख ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। इससे कार नियंत्रण से बाहर हो गई और पास से गुजर रही एक महिला समेत 3 लोगों को टक्कर मार दी। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई। पुलिस ने कार चला रहे शख्स और कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र से ही पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जब ड्राइवर की गलती से दूसरे लोगों को जान गंवानी पड़ी है। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ कार हादसा हो या फिर नागपुर में भी तेज रफ्तार कार के सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को कुचलने का मामला हो। और वहीं यूपी से बड़ी खबर है, जहां पर सीतापुर में ट्रैक्टर से स्टंट करने के दौरान एक हादसा हो गया। रील बनाने के दौरान स्टंट में युवक की मौत हो गई। ये देखिए आप तस्वीरें, 2 युवक ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। ये सीतापुर के थाना अटरिया इलाके का मामला है। ट्रैक्टर कैसे पलट गया और इसके बाद इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर का मामला, स्टंट किया जा रहा था, आप देखिए, और कैसे 2 युवक अलग अलग ट्रैक्टर पर सवार हैं और तभी ये एक ट्रैक्टर दूसरे ट्रैक्टर के ऊपर पलट जाता है और इसमें 2 युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। सरकार और सुरक्षा बलों की तमाम कोशिशों के बावजूद नक्सली देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुकमा में नक्सलियों के अड्डे से नकली नोट छापने की मशीन बरामद हुई है। सुकमा एक नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ आए दिन सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। इसी अभियान के तहत जब सुकमा के जंगलों में सर्च अभियान चलाया गया तो पुलिस और जवानों के होश ही उड़ गए। पुलिस को जंगल में नक्सल ठिकानों से नोट छापने की मशीन बरामद हुई है। जंगल में नोट छापने की मशीन से 50 से लेकर 500 तक के नोट छापे जाते हैं। इन नकली नोटों का इस्तेमाल ये नक्सली हथियार खरीदने और हथियार जुटाने के लिए करते हैं। नक्सलियों के बारे में इसे अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने नकली नोट छापने की मशीन मिलने की पुष्टि भी की है। सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कुंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा महिला सुरालय जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक की जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहाँ से बरामद की गई। और देश में इन दिनों नशा मुक्ति भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं की लत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मना रही है। इस मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। इस वॉकथॉन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मशहूर टीवी अभिनेता रणविजय इस वॉकथॉन में शामिल हुए और अपील की कि नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए आवाज उठाएं। ये बहुत ज़रूरी और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि
इंडिया ना दुनिया का सबसे यंग नेशन कहलाया जाता है और बहुत प्रॉमिस है और हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लेकिन इस सब का तभी फ़ायदा है अगर ये जो यूथ है ये ना भटके और ये एफिशिएंसी की तरफ और काम की तरफ और लगन से मेहनत करे। ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर कोई एक बार घुस गया तो वो वेस्ट है, वो अपने फैमिली पे बर्डन हो जाता है, वो अपने गवर्नमेंट पे, अपने देश पे बर्डन हो जाता है। वहीं चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया। जयपुर में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बाइक रैली निकाली और नशे से दूर रहने की अपील की। लॉन्च व्हीकल तकनीक में इसरो को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट तीसरी बार कामयाब हुआ है। इसरो के पुष्पक लॉन्च व्हीकल की हैट्रिक, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग हुई है। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का एक और प्रमाण है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में लगातार तीसरी सफलता हासिल की है। इसरो पहले ही RLV LEX-1 और LEX-2 मिशन पर सफलता पा चुका है। इसरो का कहना है कि विंग वाले इस पुष्पक विमान को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। पुष्पक विमान ने ऑटोमेटिक तरीके से क्रॉस रेंज सुधार किया और रनवे के सेंटर लाइन पर सटीक लैंडिंग की। इस RLV लेक्स में कई सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इनर्शियल सेंसर, रेडार अल्टीमीटर, फ्लश एयर डेटा सिस्टम, स्यूडोलाइट सिस्टम और नेवससी जैसे सेंसर शामिल हैं। मिशन में इंडियन एयरफोर्स एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एरियल डिलीवरी एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और IIT कानपुर सहित संस्थाओं ने सहयोग दिया है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि RLV पुष्पक विमान के फायदे क्या हैं। स्पेस में दरअसल सफर पर खर्च घट पाएगा इसरो का। आमतौर पर विमान नष्ट हो जाते हैं तो इसलिए उसका भी बचाव होगा। RLV LEX-3 का दोबारा इस्तेमाल संभव है। प्रोजेक्ट लॉन्चिंग में दोबारा इस्तेमाल भी हो सकेगा। सैटेलाइट में खराबी पर RLV से रिपेयर भी हो सकेगा और रिपेयर के बाद फिर पृथ्वी पर लौट भी आएगा RLV। तो ये इसके फायदे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अब तक 1,75,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रोजाना 1 लाख से ज्यादा भक्त रामलला के दर्शन और पूजा का लाभ उठा रहे हैं। जून महीने के खत्म होने तक ये संख्या 2 करोड़ के पार हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति की 2 दिन चलने वाली बैठक से पहले समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जुलाई 2025 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और जो लक्ष्य है कि जुलाई 2025 तक परिसर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, अन्य जो भवन है उनका निर्माण, यह सभी पूर्ण हो जाएगा। वहीं चरणामृत नहीं देने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सभी भक्तों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। दूसरे द्वार से आते थे उनको कुछ टीका लगा दिया जाता है। इसलिए यह कहना कि टीका और जो भगवान का जल है चरणामृत वह नहीं दिया जा रहा है, ये भ्रमात्मक है। और खबर लखनऊ से, जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी पुलिस पर उन्होंने बदसलूकी करने का उनके साथ आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लखनऊ एयरपोर्ट से निकलने के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और उनके साथ बदसलूकी की है, जबकि इसके जवाब में पुलिस ने सफाई दी और कहा है कि उनकी गाड़ी पर पिछले साल का पास लगा हुआ था और गाड़ी पर हूटर लगा हुआ था, जिसके चलते उनकी गाड़ी को रोका गया था। तो राकेश त्रिपाठी, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं और इसके साथ साथ बीजेपी का पक्ष टीवी चैनलों पर मजबूती से रखते हैं, अपनी ही सरकार और अपनी ही पुलिस पर इस वक्त गंभीर आरोप लगाते हुए कि वो एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका और उनके साथ बदसलूकी की है। तो 2 पक्ष इस पूरे मामले में अब तक सामने आ रहे हैं।
राकेश त्रिपाठी पुलिस पर बदसलूकी करने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस अपनी सफाई में यह कह रही है कि उनकी गाड़ी पर पिछले साल का विधानसभा का पास लगा हुआ था। इसके साथ साथ हूटर भी लगा हुआ था, जिसके चलते उनकी गाड़ी रोकी गई और रोककर उनकी गाड़ी को चेक किया गया। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, ये क्या हो रहा है? पहले ही पुलिस और अधिकारियों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मान ना करने का आरोप लगा था और चुनाव के बाद, इस रिजल्ट के बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार में उन्हीं की पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही है। कि लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये मामला कल शाम का है, जब राकेश त्रिपाठी ने अपने परिवार के साथ श्रीनगर से लखनऊ एयरपोर्ट निकले और जब वो बाहर निकल रहे थे पार्किंग एरिया से, तो पुलिस वालों ने उनको रोका। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो पास है वो पुराना है। राकेश त्रिपाठी ने अपना परिचय भी दिया कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ये आप देख लीजिए, गाड़ी के सारे कागजात बाद में चेक कर लीजिए, मुझे भी जाने दीजिए। इसी बात को लेकर बहस हुई। पुलिस वालों ने उनका वीडियो बनाने के, उनके परिवार का वीडियो बनाना शुरू किया, जिसका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद वो आगे गए और गाड़ी की चेकिंग भी हुई और उसके बाद उन्होंने डीजीपी प्रशांत कुमार से अपनी बात रखी। प्रशांत कुमार ने डीसीपी ट्रैफिक को लिखित शिकायत करने के लिए कहा। लिखित शिकायत हुई है। जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स वहां पे थे, आशुतोष त्रिपाठी, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस का अपना पक्ष है, उनका कहना है कि पुराना पास लगा हुआ था और गाड़ी के अंदर हूटर भी लगी थी। और राकेश त्रिपाठी का कहना है कि तमाम परिचय देने के बावजूद भी पुलिस ने जिस तरीके से मौके पर उनके साथ गलत व्यवहार किया, उससे वो बहुत आहत है, दुखी। बहुत शुक्रिया पंकज जी इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुर्की की, जहां पर आग ने कहर बरपा रखा है। तुर्की के कई हिस्सों से आग की भीषण तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं कुदरत का कहर तो कहीं अचानक आई आपदा ने तबाही मचा रखी है। दक्षिण पूर्व तुर्की में फसल में लगी आग रात भर में बस्तियों में फैल गई, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई और 80 लोगों के घायल होने की खबर है। आग की चपेट में आने से आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। आग लगने की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंगल में लगी आग कितनी खौफनाक है। तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है। कई जगह आग की लपटें कई 100 मीटर ऊंची उठती दिखी। हताहत और बचाव कार्य में दमकल कर्मी लगे नजर आए। प्रशासन ने आग पर जल्द काबू पाने का दावा किया है। जंगलों में आग की लपटें इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को इस पर काबू पाने में दिक्कत आई। जंगलों के पास बसे कई इलाकों को सुरक्षा के चलते खाली करवा दिया गया। इलाके में लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई है। और फ्रांस में बारिश ने मचाई तबाही। फ्रांस के इसरे इलाके में तबाही दिखी है। अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। 12 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। फ्रांस के कई इलाके इन दिनों तूफानी बारिश से आई बाढ़ का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश से यहां पर सैलाब जैसा मंजर है। पानी के सैलाब में कारें डूबी हुई नजर आ रही है। इलाके में आंधी के साथ ऐसी बारिश आई कि कई कारें एक दूसरे पर चढ़ गई, कुछ बहकर नदी में चली गई। इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ के पानी में घर हो, गाड़ियां हो, जो कुछ भी इस पानी की जद में आया सब डूब गया। पेड़ टूटने लगे, गाड़ियां बहने लगी। अचानक आई बाढ़ ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। शहर की सड़कों पर कीचड़ भर गया। फिलहाल हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके की पेट्रोलिंग की जा रही है। पानी के अटैक से हालांकि किसी नागरिक के मरने या फिर घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हजारों की संख्या में लोगों ने इमरजेंसी सेंटर्स पर रात बिताई है। तो एक ओर अमेरिका के कई शहर 45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रॉक वैली से बाढ़ के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के रॉक वैली की हैं, जहां पर सब जलमग्न हो चुका है। बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल इस इलाके का है, जहां लगातार बारिश आफत बनकर आई है। अमेरिका के आयोवा में कई दिन से हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। पानी का ऐसा सैलाब आया कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आयोवा के रॉक वैली में घर छोड़ने के सायरन बजने लगे।
लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हो रहा है। लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। पानी के बहाव ने तटों को तोड़ते हुए शहर में एंट्री की। ड्रोन तस्वीरें गवाह हैं शहर में घुसते सैलाब की। ऐसा सैलाब जो कि रॉक वैली के लोगों के लिए मुसीबत बनकर आया। उत्तरी आयोवा के 21 काउंटी में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सड़क को पानी ने ढक दिया है। कई जगह तो सिर्फ घर की छत ही दिखाई दे रही है। सब पानी पानी हो गया है। और चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर जल संकट को लेकर संग्राम मचा हुआ है। और इन सब के बीच दिल्ली जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन आतिशी ने वीडियो मैसेज जारी किया। हरियाणा के हथनी कुंड में पानी भरा हुआ है, यह आतिशी की तरफ से दावा। हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी छोड़ने वाले गेट बंद कर रखे हैं। दिल्ली के हक के पानी पर हरियाणा सरकार ने ताला लगा दिया। दिल्ली को पानी मिलने तक अनशन जारी रहेगा, आतिशी की तरफ से बयान। पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, उस गेट को बंद किया गया है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा।